हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति मालपानी आपका स्वागत करती हूँ वेदांता के CSR लर्निंग इनिशिएटिव में। देखिए बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आज भी हम अपनी कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं। अब हम लेंगे बड़े जो डेरिवेशंस आते हैं, डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन, उनको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहले है कि भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज। अब आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, कि शीर्ष ए और बी पर समान आवेश Q स्थित है। त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो देखो, फिजिक्स ऐसी चीज है जिसको पढ़ने के लिए मैथ्स भी आनी चाहिए और केमिस्ट्री भी। हमने केमिस्ट्री वाले भी क्वेश्चंस किए हैं ना, और मैथ्स भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप फिजिक्स अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है ना भाई। ये प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है और तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो वो ये कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC, मान लिया है हमने A और B पर समान आवेश। तो यहाँ पर भी Q है, यहाँ पे भी Q है, प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि इस बिंदु के ऊपर, इन दोनों आवेश के कारण इस बिंदु के ऊपर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो अब देखिए ये वाला आवेश है, इसके कारण ये A दूरी पर बिंदु है, तो इसके कारण भी तीव्रता होगी। हमने निकाल चुके हैं ना कि एक बिंदुवत आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, ठीक है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली थी ना, KQ/r²। तो पहले इसके कारण होगी, सेम एज इट इज इसके कारण होगी। फिर हमें दोनों के कारण निकालने, तो हम देखेंगे कि E1 E2 कैसी डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन में है तो जोड़ देंगे, विपरीत डायरेक्शन में है तो घटा देंगे। लेकिन ना एक डायरेक्शन होती है ना विपरीत, तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसके घटक लेते हैं ना, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका ABC है, ठीक है, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। यहाँ पे दो आवेश रखे हुए हैं समान परिमाण के, Q और Q। पहले मैंने कहा कि बिंदु A पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण तीव्रता है E1। बताओ इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी नहीं होगी भाई, उसी रेखा के अनुदिशी तो होती है, तो ये हो गई E1 की डायरेक्शन। सिमिलरली B के कारण E2 ऐसे जाएगा नहीं जाएगा। आई होप कि आपको डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम आ रही नहीं होगी। भाई हम डायरेक्शन ऐसे तो लेते हैं कि ये बिंदु P है तो इसके कारण E1 ऐसे तो लेते हैं, और वैसे प्लस Q आवेश है तो बाहर की ओर ही निकलेगी, ये भी तो होता है ना, हमने प्लस Q आवेश मान के चले हैं, ठीक है। तो इसके कारण बाहर की ओर, इसके कारण बाहर की ओर। तो जो AC की डायरेक्शन है, मतलब E1 की जो डायरेक्शन है वो AC रेखा के अनुदिश होगी, और E2 की जो डायरेक्शन है वो BC रेखा के अनुदिश होगी। अब इस डायग्राम को देखते हैं तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा है कि E1 और E2 एक डायरेक्शन में है या विपरीत। भाई एक में भी नहीं है, विपरीत भी नहीं है, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है। अब आप समबाहु त्रिभुज का नियम लगाइए कि ये डिग्री 60, तो वो पढ़ते हैं ना कि ये और ये कोण बराबर होता है। तो बताओ ये एंगल भी कितना आ गया, 60। बस यहाँ पे आपकी मैथ्स काम में आई, क्योंकि अगर आपको ये एंगल आइडेंटिफाई नहीं होगा तो आप फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे E1 E2 का, क्योंकि वहाँ पे हमें इस एंगल की वैल्यू चाहिए होगी। तो ये एंगल 60, तो ये भी क्या होगा, 60, ठीक है। अब चलिए इतना आपको समझ में आ गया, जो चीज़ मैंने बताई है वही मैंने लिख रखी है। चलिए अब हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। E1 हम जानते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण E कितना होता है, KQ/r² होता है ना बच्चों, KQ/r²। चलिए अब मुझे अगर E1 लिखना है तो K कांस्टेंट रहेगा, Q की जगह Q ही आएगा, और दूरी बताओ कितनी है। देखिए डायग्राम में ये दूरी है A है, तो E1 आ गया KQ/a²। सिमिलरली E2 कितना आएगा, K Q की जगह Q ही है और दूरी इसकी भी A है, तो E2 भी क्या आएगा, KQ/a²। अब बताओ E1 E2 बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे हैं, लेकिन हमारा डायग्राम ये नहीं कह रहा, हमारा डायग्राम कह रहा है कि इनकी दिशाएं अलग अलग है, इसलिए हमें इसके घटक लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने E1 लिख दिया और E2 लिख दिया और डायरेक्शन यहाँ लिख दी है, ठीक है। ये BC की ओर है, ये AC की ओर है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मेरे साथ साथ आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वीडियो को दोबारा देखना है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखो E1 E2, अब हमें क्या चाहिए, टोटल जो बिंदु C है उसके ऊपर परिणामी तीव्रता चाहिए। ऐसे तो चाहिए, मैं यहाँ शॉर्टकट में डायग्राम बना देती हूँ। ये है E1, ये है E2, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। कैसा आया वो बता दिया, क्योंकि ये और ये कोण बराबर होते हैं ना। चलिए अब देखो टोटल जो इस बिंदु पर तीव्रता होगी वो बताओ, ऐसे लिख सकते हैं हम, E जो होगी वो मोड E1 + E2
के बराबर होगी, होगी ना भाई, दोनों का सदिश योग करेंगे और फिर मोड ले लेंगे, तीव्रता निकाल रहे तो। अब मोड खोलना मैंने सिखाया था कि ऐसे मोड खोलते हैं तो पहले ये वाली क्वांटिटी इसका स्क्वायर प्लस ये वाली क्वांटिटी इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का गुना करके दुगना कर दीजिए और कोस थीटा, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होता है कोस थीटा। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, न जाने हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कि अगर दो वेक्टर हो तो उनका अगर हमें इस तरह से निकालना हो, सदिश के रूप में हो तो होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, आप यहाँ ए बी मान के चल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है और आप लोगों ने 11 में ये पढ़ा भी होगा ना। चलिए अब देखिए, E1 आपके पास है, यस है, E2 आपके पास है, यस है, कॉस और थीटा बताइए कितना, 60 डिग्री। आप बताओ, ये आपको निकालने आना चाहिए था ना कि इन दोनों के बीच का एंगल ही होता है ये, ठीक है। चलिए वैल्यू रख दीजिए, E1 E2 बराबर है, इसको मैंने E के बराबर मान लिया भाई, E1 E2 बराबर है तो हमने क्या कह दिया, इसको E कह दिया। चलिए वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखा E स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 था तो E इंटू ई कॉस 60। अब फिर वही बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनकी हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए कि cos 0 कितना होता है, cos 30 कितना होता है। तो मैंने आपको बोला है कि आपको ये वैल्यूज अच्छे से याद होनी चाहिए। cos 60 होता है 1/2, नहीं तो आप इसके आगे ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू हाफ। अब देखिए हाफ से 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यानी कि 3e स्क्वायर। इस स्टेप के बाद में क्या स्टेप आएगी, अंडर रूट में 3 और ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर का आप अंडर रूट करेंगे तो ई निकल के आ जाएगा और 3 का जब अंडर रूट करोगे तो अंडर रूट 3, ये ऐसे उनटू में है, अंडर रूट 3 अलग है और ई अलग है, ऐसे में सोचना है कि ये पूरे पर है, ओके। तो हमारे पास में फाइनल जो रिजल्ट निकल के आ गया यानी कि रिजल्टेंट, आर का मतलब है रिजल्टेंट, यानी कि फाइनल तीव्रता, परिणामी तीव्रता टोटल कितनी आई है, अंडर रूट 3e, ठीक है, ये आ गई। और ई की वैल्यू आपको पता ही है, चाहे से ई की वैल्यू E1 में रख दीजिए या E2 में, दोनों बराबर हैं तो इसकी वैल्यू रख दी KQ/A स्क्वायर। तो टोटल तीव्रता कितनी आ गई, अंडर रूट 3 KQ/A स्क्वायर। यहाँ मैंने K की वैल्यू वापस रख दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप चाहे तो K की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, बस आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके लिए, सिर्फ निर्वात या हवा के लिए, और किसी के लिए नहीं लिख सकते हैं आप। चलिए तो आया क्वेश्चन समझ में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये अच्छे से करने आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया जाता है। भाई दो गोले हैं जिनको बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है और दोनों एक समान आवेशित है। चलिए, और इन डोरियों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। जब अब वो बोल रहा है कि जब घनत्व, जब एक द्रव्य में, पहले तो इनको द्रव्य में लटकाया तो द्रव्य का घनत्व दे रखा है 0.8 ग्राम सेंटीमीटर, इसकी पावर -3 आएगा भाई। क्यों, क्योंकि आयतन रो जो होता है, डेंसिटी जो होती है मास अपन वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम जब ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आप सही करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप भी ध्यान रखा कीजिए, यूनिट हमारी गलत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यूनिट गलत हो जाती है तो फिजिकल क्वांटिटी भी गलत हो जाती है, ठीक है। इसलिए यूनिट का फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। चलिए, तो 0.8 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 है। तब भी वही कौन रहता है जब इनको द्रव्य में लटकाया है। यदि गोलों के पदार्थ, भाई जो गोले दे रखे हैं वो जिस भी पदार्थ के बने हुए हैं, वो ये बोल रहा है कि उसका घनत्व भी कितना है, 1.6 ग्राम, ये भी माइनस है, सेंटीमीटर की पावर -3 है। तब द्रव्य का पैरावैद्युतांक, भाई जो ये द्रव्य आपने यूज किया है ना, इसका पैरावैद्युतांक निकाला था हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाला था ना, ठीक है। तो आपको ये पैरावैद्युतांक आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, गोले के संतुलन के लिए एक लॉम्बी थ्योरम होती है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको गोले का, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि भाई ये दो गोले हैं, ठीक है। अब इनके संतुलन के लिए ये बीच में एंगल इनका थीटा है और ये डोरियां हैं, तो डोरियों में तनाव भी होगा T। अब देखो, इसके ऊपर एक बल लग रहा है इस डायरेक्शन में और एक बल इसके भार की वजह से भी लगेगा ना mg। तो लॉम्बी थ्योरम ये होती है कि F/mg को tan थीटा लिखते हैं। अब देखो ये कैसे लिखा, ये ऐसे लिखा कि अगर मैं इसको एक डायग्राम के रूप में बनाऊं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री। और tan थीटा क्या होता है, याद है ये फॉर्मूला जिसको हमने आड़ू लैंग्वेज में कहा था, लाल बटा कक्का, इससे tan थीटा होता है लंब बटा आधार। अब बताइए लंब क्या है इसका, ये भाई ये एंगल होगा तो ये लंब हो गया और ये इसका आधार, ठीक है। तो इसलिए F/m
mg मैंने कह दिया, ठीक है। अब चलिए F/mg लिख दिया। अब देखो ये तो है गोले के संतुलन के लिए। सिमिलरली द्रव्य में हम बात करेंगे तो वहां कोई F' बल लगेगा, m तो सेम ही रहेगा, मास है, और g' हो जाएगा, और tan थीटा तो सेम का सेम ही रहेगा, tan थीटा कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले से F/F' आ गया g/g'। अब एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको g पता हो, ठीक है, अगर आपको दो द्रव्य दिए हुए या दो चीजों के घनत्व पता हो तो उनके बीच में एक फॉर्मूला होता है कि पैरावैद्युतांक के, जिसे हम एप्सिलॉन आर भी कहते हैं ना, एक ही बात है, मैंने बताया था, इसको के से भी लिखते हैं और इसको एप्सिलॉन आर से भी। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, वो होता है g/g 1 माइनस ρ/σ, ठीक है, जहाँ रो और सिग्मा दोनों ही आपके क्या है, घनत्व है, ठीक है। और g से g तो कैंसिल हो गया, तो इसको चाहे तो 1/1 माइनस ρ/σ, ये रो है, p नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, ऐसे, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि रो क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, लैम्बडा क्या होता है, वहाँ हम इसको और भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए, रो की वैल्यू दे रखी है द्रव्य की, और सिग्मा भी आपको दे रखा है गोले का कितना है, ठीक है। यहाँ पे आपने जब वैल्यू पुट करोगे तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ रही है, 2, और ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है ना भाई, आपका जो पैरावैद्युतांक होता है वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई। तो ये थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि के एप्सिलॉन आर जो होता है वो दो घनत्व के रूप में उसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस ρ/σ, ठीक है, जहाँ रो और सिग्मा दोनों ही आपकी क्या है, घनत्व है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो समरूप गोलाकार चालक हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ही आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। चलिए, दो समरूप गोलाकार चालक B व C समान आवेश से आवेशित हैं तथा परस्पर F बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। चलिए, जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रखा गया है। तो आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए और डायग्राम बनाते जाइए कि वो क्या बोल रहे हैं। दो समरूप गोलाकार चालक है, लो भाई गोलाकार ले लिए, नाम क्या है, बी और सी। अगर आपका डायग्राम सही बनेगा, आपने लाइंस को अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहे हैं और क्या दिया है ये आपको अच्छे से आता है, तो क्वेश्चन करने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, और फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। चलिए, बी और सी है, क्या बोल रहा है, इनको परस्पर कुछ दूरी पर रखा है। मैंने मान लिया कुछ दूरी क्या है, आर, भाई हम पूरे डेरिवेशंस में आर करते हैं तो आर ही ले लेते हैं। चलिए, अब प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इनके ऊपर जो भी चार्ज है, प्रतिकर्षण कब होता है, जब चार्ज क्या हो, सेम प्रकृति के हो, तभी तो दोनों दुश्मन होंगे एक दूसरे के और प्रतिकर्षित करेंगे। तो मैंने मान लिया इसके ऊपर भी प्लस क्यू है, इसके ऊपर भी प्लस क्यू है। आप इस क्वेश्चन को माइनस क्यू लेके भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। और फिर देखिएगा कि क्या वास्तव में रिजल्ट सेम आ रहा है, ऑब्वियसली रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। चलिए, मैंने मान लिया इन दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, तो बताओ प्रतिकर्षित करेंगे, तो हाँ ये लाइन भी हमारी करेक्ट मैच कर रही है। चलिए, अब वो बोल रहा है कि तीसरा गोलाकार चालक जो इनके समरूप ही है। भाई तीसरा एक गोलाकार चालक है जिसको इसने नाम दे दिया है, तीसरा गोलाकार चालक इसने नाम नहीं दिया, हम डी दे देते हैं भाई, बी सी तो डी दे देते हैं। चलिए, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने डी दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि गोलाकार चालक इनके समरूप है लेकिन अनावेशित है, यानी कि इसके ऊपर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, अभी कोई चार्ज नहीं है, इनके ऊपर तो है लेकिन इसके ऊपर नहीं है। चलिए, अब क्या बोल रहा है कि ये जो D है इसको पहले B के संपर्क में लाएं, पहले तो इसको B के संपर्क में लाएं। तो आपको पता है कि जब गोलाकार चालक को हम संपर्क में लाएंगे तो वो पढ़ा था ना हमने, चार्जिंग बाय कंडक्शन, वो वाला मेथड यहाँ काम करेगा कि दोनों के ऊपर आवेश समान रूप से वितरित हो जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप नोट करके लिख लीजिएगा कि ऐसा तभी होता है जब दोनों जो गोले हमने लिए हैं ना वो सेम हो, मतलब उनकी रेडियस सेम हो। अगर इन दोनों गोलों की रेडियस सेम है तभी दोनों के ऊपर आवेश समान रूप से वितरित होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन में, अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज इनके रेडियस के वजह से जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कैपेसिटी, ठीक है, धारिता वगैरह इनके बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस वगैरह, तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि रेडियस पे डिपेंड करता है क्यों, ठीक है। तो वहाँ पे हम देखेंगे इसको आगे, और बस आप इतना ध्यान रख लीजिए यहाँ पे तो कि रेडियस सेम होगी तभी दोनों पर समान रूप से वितरित होगा। तो देखो, इसलिए क्वेश्चन में बोला है इन्हीं के समरूप, यानी कि जितनी इनकी रेडियस है उतनी ही इसकी है, इसलिए हम यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि जो भी चार्ज होगा वो दोनों पर समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन यूज करेंगे। चलिए,
पहले क्या करना है, बी के संपर्क में लाएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन पहले यहाँ समझा रही हूँ, बाद में पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन आप समझिए, मैन समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर समझ में आ गया ना बच्चों तो आप खुद भी उसको कर सकते हो, फिर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम देख देख के लिखे, है ना, सही है ना। तो चलिए, पहले वो ये बोल रहा है कि पहले बी के संपर्क में लाए इसको बी। अब थोड़ा सा अलग डायग्राम बना ले भाई, ये तो है हमारा बी जिसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, ये है डी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है शुरुआत में। अब ये डी इसके संपर्क में आएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन हुआ, चार्जिंग बाय कंडक्शन हुआ, दोनों के रेडियस समान है, तो क्या होगा, दोनों के ऊपर आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, जब हम इनको स्पर्श करा के अलग अलग करेंगे, स्पर्श करा दिया है अब मैंने, ठीक है, स्पर्श करा दिया और अब अलग अलग करेंगे तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू, इसके ऊपर कुछ ही नहीं है, तो संपर्क से पहले चार्ज कितना है, प्लस क्यू। अब बताइए संपर्क के बाद क्या होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहता है कि संपर्क के बाद दोनों पर समान जो भी टोटल चार्ज होता है उसका आधा आधा दोनों पे चला जाता है, तो टोटल है क्यू, तो आधा आधा कितना हो गया, प्लस क्यू बाई टू और प्लस क्यू बाई टू, ये है डी और ये है बी, हो गया। चलिए, तो पहली लाइन समझ में आ गई, तो कितना चार्ज आ गया, इतना इतना। अब बोल रहा है कि पहले तो बी के संपर्क में कराया और बी के संपर्क में कराने के बाद बोल रहा है वो, ठीक है, कि बी के संपर्क में जब इसको करा दिया तो अब ये आवेशित हो चुका है, थोड़ा आप ध्यान देंगे, तो अब आपका डी आवेशित हो चुका है और इसके ऊपर चार्ज हो गया है प्लस का क्यू बाई टू। अब इसको डी, अब इसको किसके संपर्क में करवाना है, सी के संपर्क में। चलिए भाई सी को उठाइए, ये लीजिए मेरा सी, इसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू, डी इसके संपर्क में अब वापस आया, दोनों समान है, ठीक है, हो सकता है मेरे गोले छोटे बड़े बन गए हैं लेकिन आपको समान ही गोले बनाने, ठीक है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू बाई टू है या नहीं, क्योंकि ये पहले ऑलरेडी बी के संपर्क में आ चुका है इसलिए इसके ऊपर अब चार्ज है। अब जब इन दोनों को संपर्क में कराएंगे तो वापस चार्जिंग बाई कंडक्शन होगा, और जब ये वापस से इनको अलग अलग करेंगे संपर्क में करा के, तो बताओ कितना चार्ज होगा, पहले टोटल चार्ज निकाल लीजिए और उसका आधा आधा कर दीजिए, क्यू और प्लस क्यू बाई टू को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 3 क्यू बाई टू, और 3 क्यू बाई टू का आधा कितना होता है, 3 क्यू बाई 4, तो बताओ कितना कितना चार्ज आ गया, 3 क्यू बाई 4 और 3 क्यू बाई 4, वो भी प्लस के, आए नहीं है, आया समझ में, बस यही करना है। अब बोल रहा है कि सी के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया भाई, बी और सी के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल बताइए। अब बताइए, जब दूसरा जो चालक गोला डी इनके संपर्क में आया, अनावेशित था जो, तो अब इसने क्या किया, इनके चार्ज में परिवर्तन किया नहीं किया पहले की अपेक्षा, पहले चार्ज था क्यू। अब बताइए कितना चार्ज है, बी के ऊपर तो रह गया, ये रहा, बी के ऊपर तो रह गया प्लस का क्यू बाई टू, और सी के ऊपर कितना रह गया, 3 क्यू बाई 4, ये तो आपका डी है और ये आपका सी है। अब अगर इन दोनों का वापस सिस्टम बनाया जाए कि ये तो मेरा बी, ये मेरा सी, क्यू बाई टू और 3 क्यू बाई 4, ठीक है, दूरी तो सेम है, दूरी को उसने चेंज नहीं किया, तो अब बताओ बल नहीं निकाल सकते, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं ना, तो बस आपको यही करना है। चलिए, अब मैंने आपको समझा दिया है, अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये रहा, पहली कंडीशन में ये तो बल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू और तो ये आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये है मेरा पहले का बल, पहले का प्रतिकर्षण बल। अब एक गोलाकार चालक अनावेशित है जिसको मैंने डी मान लिया है, पहले बी के संपर्क में लाए, तो बी और डी दोनों चालकों पर आवेश क्या होगा, समान रूप से वितरित होगा, कितना होगा, क्यू बाई टू और क्यू बाई टू, कैसे आया समझा चुकी हूँ मैं। चलिए, अब ये हो गया, अब इसको डी के संपर्क में लाएंगे तो क्यू और क्यू बाई टू जब संपर्क में आए तो चार्ज कितने हो गए, 3 क्यू बाई 4, 3 क्यू बाई 4, कैसे आया ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि पहले टोटल निकाला उसका आधा कर दिया और आधा आधा दोनों पे बांट दिया। चलिए, तो अब बी और सी के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल के लिए बी और सी का डायग्राम बनाइए। अब चार्ज बदल गए, इसके ऊपर तो रह गया क्यू की जगह क्यू बाई टू और इस पर कितना रह गया, क्यू की जगह 3 क्यू बाई 4, तो बताइए एफ डैश कितना हो जाएगा, के क्यू की जगह क्यू बाई टू, क्यू टू की जगह 3 क्यू बाई 4 और आर स्क्वायर, तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को तो मैंने एक तरफ लिख दिया, ये 3 ये रहा और 4 दूनी 8। अब बताओ ये जो टर्म है ये एफ है या नहीं, वो ये तो पूछ रहा है कि नवीन प्रतिकर्षण बल पहले की तुलना में कितना रह गया, तो ये हो गया एफ डैश, तो ये हो गया एफ लिख दिया और 3/8, यानी कि पहले की तुलना में ये 3/8 रह गया, ठीक है। तो आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था ना। और डेफिनेटली देखो ऐसा एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह से काम कर रहे हैं, बल भी आ गया, चार्जिंग बाय कंडक्शन भी आ गया, सब कुछ आ गया ना इसमें, ठीक है बच्चों।
तो देखो आज भी हमने क्या किया है, चैप्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। अभी हम आगे कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।